हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं गायत्री शर्मा और आवर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इतिहास का एक छोटा सा परिचय। क्या है ये इतिहास? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इतिहास है क्या। इतिहास को अगर हम साधारण तौर पर देखने जाएंगे तो इसका अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पहली चीज़ है कि जो ये इतिहास है ये एक अतीत की घटना है, क्योंकि ऐसा ही था। और दूसरी चीज़, जो भी अतीत की घटना है ये एक वास्तविक या यथार्थ घटना है। अर्थात कि जो भी अतीत की घटना है वो किसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया या प्रवृत्ति का नतीजा है। या हम कह सकते हैं कि किसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया या प्रवृत्ति को वो दर्शा रही है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इतिहास शब्द में हमें ये दो बातें ही पता चलती हैं। पहली चीज़ कि जो भी घटना हुई वो घटना अतीत में हुई है, मतलब वो घटना बीत चुकी है। और दूसरी चीज़, जो भी घटना हुई है वो घटना एक वास्तविक या यथार्थ घटना है, अर्थात कि वो घटना किसी प्रमाण पर आधारित है। तो ये तो रहा इतिहास शब्द का बेसिक मतलब। लेकिन अगर हम इतिहास शब्द की उत्पत्ति पर जाएंगे तो इतिहास शब्द की अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री, जिसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से। इस हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है खोजबीन या छानबीन करके प्राप्त किया गया ज्ञान। तो इसका अर्थ है ग्रीक या यूनानी लोगों ने इसका अर्थ लगाया कि हिस्ट्री शब्द का मतलब होता है खोज या छानबीन करके जो भी ज्ञान प्राप्त किया गया हो। तो इस इतिहास शब्द का पहला बार प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था, और शायद आप समझ ही पा रहे हैं कि इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो अब हम आएंगे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं कालक्रम। कालक्रम का अर्थ होता है कि घटनाओं को, अलग अलग घटनाओं को उनके होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देना। जैसे मानिए कि कोई घटना हुई है 500 BC में और कोई घटना हुई है 400 BC में, तो कौन सी पहले हुई? आप कहेंगे शायद 400 BC वाली, फिर 500 BC वाली बाद में हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 500 BC वाली घटना पहले हुई और 400 BC वाली घटना बाद में हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कालक्रम के अंतर्गत हम कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया है BC शब्दावली का प्रयोग। इस BC या ईसा पूर्व शब्द का मतलब क्या होता है? शब्दावली के अंतर्गत आते हैं दो मुख्य शब्द, ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ईसा के जन्म के पहले का समय। जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए थे उस समय के पहले के समय को हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में BC या बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। उसी तरह से ईसा के जन्म के बाद के समय को ईसवी या एनो डोमिनस कहते हैं। एनो डोमिनस शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो एनो डोमिनस शब्द का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लेकिन ये दोनों ही शब्द जो हैं ये एक धर्म से रिलेटेड हैं, और हमारे इतिहासकारों ने किसी भी धर्म से जुड़े होने के कारण इन शब्दों से अतिरिक्त हटकर उन्होंने एक अलग शब्दों की खोज की। ये शब्द हैं BCE और CE। BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा और CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। चलिए, तो ये रहा हमारा तो चलिए, ये हमने देख लिया कि BC और CE क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये BC और CE
को ऐसे अलग अलग हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समय है, ये है 1 AD। 1 AD को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक फैक्ट है जिसे इतिहासकारों ने मान लिया है कि 1 AD को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था उस समय को ही उन्होंने 1 AD मान लिया। तो ठीक है, इस 1 AD से शुरुआत हुई एनो डोमिनस की, मतलब कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लेकिन इसके पहले का जो समय था उसे भी तो कुछ नाम देना होगा, तो इन्होंने इस समय को नाम दे दिया BC या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, लेकिन ये तो इस तरफ बढ़ेगा एनो डोमिनस, और जो बिफोर क्राइस्ट है वो इस तरफ बढ़ेगा। लेकिन क्या समय भी ऐसे ही बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, समय तो हमेशा एक ही दिशा में बढ़ेगा। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई घटना हुई है 200 BC में और कोई घटना हुई है 198 BC में, तो दोनों में से पहले कौन सी हुई? तो जी सही कहा आपने, दोनों में से ये 200 BC वाली घटना पहले होगी और 198 BC वाली घटना बाद में होगी। उसी तरह से अगर हम AD में आएंगे तो AD में ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना हुई है 198 AD में और कोई घटना हुई है 200 AD में, तो यहाँ कौन सी घटना पहले हुई? यहाँ घटना होगी 198 AD वाली पहले। ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर जो है वो एक निगेटिव टर्म में बढ़ रहा है और यहाँ समय जो है एक पॉजिटिव टर्म में बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बढ़ने का मतलब होगा कि जो आगे बढ़ रहा है वो बाद में हुआ और जो पहले है वो पहले हुआ। लेकिन यहाँ बढ़ने का अर्थ होगा कि जो संख्या, जो छोटी संख्या है वो बाद में हुई और जो बड़ी संख्या है वो पहले हुई, क्योंकि समय एक ही दिशा में बढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अब इस सब के अलावा एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं सरका। भाई सरका क्या होता है? सरका, मान लीजिए कि कोई घटना हुई है, मान लीजिए कोई घटना हुई है 200 BC में। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि ये 200 BC में ही हुई है। कुछ कहते हैं कि ये 198 AD में हुई है, कुछ बोलते हैं 199 BC में हुई है, कोई बोलते हैं 198 BC में हुई है, कोई बोलते हैं 199 BC में हुई है, कोई बोलते हैं 201 BC में हुई है। सो हमें यहाँ पर जहाँ समय की हमें निर्धारिता नहीं है वहाँ पे हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? हम वर्ड का प्रयोग करते हैं सरका, जिसको हम बोलते हैं सी। तो वहाँ पर हम लिख देंगे C 200 BC, जिसका अर्थ होता है कि 200 BC के लगभग। ठीक है, अब ये तो हुआ सरका। उसके अलावा एक वर्ड और यूज़ होता है BP। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट से तात्पर्य यह है कि अभी जो समय चल रहा है उससे पहले। जैसे कि अगर बोला जाएगा 7000 ईयर्स BP, 7000 ईयर्स BP, तो 7000 ईयर्स BP का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले, आज से 7000 साल पहले, मतलब कि लगभग 5000 BC पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया कालक्रम क्या होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आएंगे एक और शब्द, जिसे बोलते हैं शताब्दी या सदी। ये शब्द आपने कॉमनली अपनी किताबों में इस्तेमाल होता हुआ देखा होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में सेंचुरी भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंचुरी मीन्स 100, मतलब 100 सालों का समूह। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, शताब्दी जो होती है 2 प्रकार की होती है, शताब्दी ईसा पूर्व और शताब्दी ईसवी। तो पहले ही मैंने बताया था कि ईसा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व और ईसा के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ठीक है, तो ईसा के जन्म के पहले जो 100 सालों के समूह है हम उन्हें शताब्दी ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा के जन्म के बाद जो 100 सालों के समूह है उसे हम शताब्दी ईसवी कहेंगे। ठीक है, तो
अगर हम देखें तो 100 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक जो समय है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट सेंचुरी BC या पहली सदी ईसा पूर्व। ठीक है। अब 200 से 101 का जो समय है इसे हम बोलेंगे दूसरी सदी ईसा पूर्व। उसी तरह से 300 से 201 का समय उसे बोलेंगे तीसरी सदी ईसा पूर्व। ठीक है। उसी तरह से 400 से 301 का समय उसे बोलेंगे चौथी सदी ईसा पूर्व। अब 500 ईसा पूर्व से 401 ईसा पूर्व का जो समय है इसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, तो मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 440 ईसा पूर्व में, तो उसे हम कौन सी सदी का बोलेंगे कि उनका जन्म कौन सी सदी में हुआ है? जी हाँ, इनका जन्म हुआ है 5वीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिस तरह से हमने ये ईसा पूर्व का कंसेप्ट देखा उसी तरह से ईस्वी भी होता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं और इसके बाद जो भी 100 सालों का समूह है उसे हम शताब्दी ईस्वी कहते हैं। ठीक है, तो शताब्दी ईस्वी हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ लिखेंगे 1 ईस्वी से 100 ईस्वी के समय को पहली सदी। ठीक है, लेकिन पहली सदी कहने का मतलब ही हो जाएगा कि ये AD की बात की जा रही है या इस ईस्वी की बात की जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ईस्वी को हम लोग हर जगह ईस्वी लिखकर संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन ईसा पूर्व के लिए हम लोग ईसा पूर्व जरूर लिखते हैं। तो जब भी कहीं ईसा पूर्व लिखा हो तो ही आप मानिए कि वो ईसा पूर्व के समय की बात हो रही है। अगर वहाँ ईसा पूर्व ना लिखा हो तो आप उसे मान सकते हैं कि वो ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से देखा जाए तो 1101 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय था उसे हम बोलेंगे 11वीं सदी। उसे हम बोलेंगे 12वीं सदी। उसी तरह से अभी जो समय चल रहा है 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक का समय, उसे हम बोलेंगे 21वीं सदी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से शताब्दी ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ हमारा, हमने कालानुक्रम देख लिया और शताब्दी देख ली। अब आता है कि जो हम कालानुक्रम देख रहे हैं उस कालानुक्रम का एक विभाजन होता है। नॉर्मली इतिहासकारों ने इसी विभाजन को माना है और ये विभाजन है लिखने की कला की खोज पर आधारित। ठीक है, मनुष्य ने जैसे जैसे लेखन कला का विकास किया उसके आधार पर इस कालानुक्रम को हम लोगों ने विभाजित किया है। तो इतिहासकारों का कहना है कि जिस समय में लिखने की कला की खोज हुई ही नहीं थी, मतलब कि उत्खनन में हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें कहीं भी लिखावट प्राप्त नहीं हुई है, सिर्फ पत्थर के प्राचीन औजार मिले हैं या मानव की हड्डियां वगैरह अवशेष, जानवरों के अवशेष, बर्तन, गुफा चित्र वगैरह जो भी चीज़ें मिली हैं, कोई भी चीज़ में लिखित अवशेष हमें नहीं मिले हैं। तो इस काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री। इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम जो समय आता है उसके अंतर्गत आएगा पृथ्वी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, जीवन का इतिहास, मानव का उद्भव कैसे हुआ और मानव के उद्भव के साथ साथ पूरा पाषाण युग इसी काल के अंतर्गत आएगा प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इस समय में लिखने की कला का कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ, लेकिन जब लिखने की कला का विकास हो गया तो लेकिन विकास होने के बाद भी जो भी हमें उत्खनन में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, कि हमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उत्खनन में, जो भी लिपियां मिली हैं उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनको एक अलग समूह में रख दिया गया जिसे बोलते हैं आद्य इतिहास। तो इस समय को आद्य इतिहास या इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये काल आता है प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच में, जिसमें लिखने की कला तो विकसित हो गई लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य मिले उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए। तो इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण में आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का समय।
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय, उस समय की हमें जो भी सील मोहरे या जो भी लिखे हुए चित्र वगैरह जो भी मिले हैं वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट की एक खासियत थी, ये बास्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है। इसका ये नाम देने का कारण ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है दोनों तरफ से लिखी जाती है। पहले ये लिखते हैं हम बाएं से दाएं की ओर और फिर आ जाएंगे दाएं से बाएं की ओर और फिर से बाएं से दाएं की ओर, फिर दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट इस तरह से काम करती है, इसलिए हम लोग इसको बास्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आद्य इतिहास का समय। तो हमने देखा प्राग इतिहास और आद्य इतिहास, लेकिन जो समय के पूरे साक्ष्य लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, जो समय पूरी तरह से लिखित साक्ष्यों पर आधारित है और जिसे हम पढ़ भी पाते हैं, जैसे कि हमारा आ गया वैदिक काल, उसमें वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं और इनसे हम लोग इतिहास को देख पाते हैं। तो ये जो समय है, इस लिखित साक्ष्यों का जो समय है, इसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, और आगे चल के इतिहास को भी कई भागों में बांटा गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए आज का क्विज़ देख लेते हैं। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसे मैंने एक क्विज में संजोने की कोशिश की है। आप लोग देखिए, इसमें से कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, और अगले दिन मैं इसके उत्तर आप लोगों को अगले लेक्चर में दे दूँगी। तो पहला प्रश्न हमारा है, हिस्ट्री शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? किस भाषा के किस शब्द से लिया गया और उस शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, इतिहास का जनक किस इतिहासकार को कहा जाता है और वो इतिहासकार किस देश के थे? ईसे के जन्म के पहले का समय, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यीशु के जन्म के पहले के समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अब हमारा जो पाषाण काल का समय है, ये किस काल के समय का उदाहरण है? ठीक है, उसके बाद आद्य इतिहास, इस आद्य इतिहास का एक उदाहरण दीजिए। हमारा छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको मैंने बताया था जैसा कि आपको, ये एक पिक्टोग्राफिक लिपि है। तो इस पिक्टोग्राफिक प्रकृति की जो लिपि है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो कैसा रहा आप लोग का क्लास? आपको ये क्लास आज की कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू। जय हिंद।